हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम अब अगस्त में स्टार्ट होने वाला है। सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के एग्ज़ाम अगस्त के महीने में रखे गए हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ऐसा ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन नया है या फिर आपको एग्ज़ाम में कोई प्रेशर महसूस ना हो, ताकि आप एग्ज़ाम को आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी के रिगार्डिंग मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का कंबाइंड प्रैक्टिस मैथ्स का बैच में लेके आया हूँ। उसी सीरीज की हमारी आज चौथी क्लास है। इसमें भी हम कुछ महत्वपूर्ण टाइप के सवाल देखने वाले हैं, तो उन्हीं सवालों को आज हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पर, देखिए। ये सवाल है, हमको इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, सम निकालना है। ये जो अंक दिए हुए हैं इनका हमको योगफल निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक जो ऑर्डिनरी तरीका है कि आप क्या करो, सभी का एलसीएम ले लो, है ना, और फिर इसका इसमें क्या करोगे, एलसीएम में भाग दोगे, ऊपर मल्टीप्लाइड करोगे, फिर इसका करोगे, फिर इसका करोगे, ऐसे करके सारे नंबर्स का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड करते जाओगे और लास्ट में सबको जोड़ना है। फिर जो कैंसल हो ऊपर नीचे उसको काटना है। ठीक, ये एक साधारण सिंपल मेथड हो गई सॉल्व करने की। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको और जरूरी भी नहीं है कि आंसर आपका सही आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि एग्जामिनर ने इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया है, जबकि कंपटीशन एग्जाम है। इसमें हमको 40 से 50 सेकेंड, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। एक क्वेश्चन में 40 से 50 सेकेंड या 1 मिनट, मान लो 1 मिनट में अगर हमको सॉल्व करना है तो वो इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों देगा हमें, है ना। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा लॉजिक लग रहा होगा जो आपको 10 से 15 सेकेंड में आंसर दे देगा। ठीक, वही लॉजिक आपको अपने अंदर डेवलप करना है। एग्जाम हमको जो पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग बनाना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैथ्स होती है वो हमको सोचने का तरीका प्रदान करती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को कितने आसानी से और किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो ये मैथ्स हमको क्या करता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ाता है। उसी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, इसको ऑर्डिनरी तरीके से आप सॉल्व नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेगा और आंसर भी सही नहीं आएगा। तो देखिए, आपको इसमें लॉजिक पहचानना है। आप इन नंबर्स को देखिए, 20, 30, 42, है ना, 56, 72 और 90। इसमें देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, 4 into 5 होता है ना। ये क्या होता है, 5 into 6 होता है। ये क्या है, 6 into 7 होता है। ये है 7 into 8, है ना, 8 into 9 और 9 into 10। ये नंबर्स का मल्टीप्लाइड है। अब आप दिमाग लगाइए, 4 into 5 को हम कैसे लेके आए, मतलब 1/20 को हम लिख सकते 4 into 5, और 4 into 5 को हम अलग अलग अगर करके लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको 1/4 माइनस 1/5 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, 5 का मल्टीप्लाइड यहाँ, 4 का मल्टीप्लाइड यहाँ, और इनका करोगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1, और अपॉन में क्या जाएगा, 5 चौके 20, 1/20। तो इसी नंबर को आप ऐसा लिख सकते हो। फिर इसको कैसा लिख सकते हो, +1/5 माइनस 1/6। ऐसे ही इन नंबर्स को आप लिखोगे, प्लस का 1/6 और माइनस का 1/7, है ना। इसको क्या लिखोगे, 1/7 माइनस 1/8, फिर 1/8 माइनस 1/9, और इसको क्या लिखोगे, 1/9 माइनस 1/10। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये सारे आपस में प्लस और माइनस हैं, है ना, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ बचता है फर्स्ट वाला नंबर और बचता है लास्ट वाला नंबर विथ साइन। तो ये जो हमारे फर्स्ट और लास्ट नंबर बच गए। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 40, तो ये जाएगा 10 - 4, मतलब कितना आ जाएगा, 6/40। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/20। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये इतना बड़ा डिजिट बन जाएगा कि आप एलसीएम ही निकालते रह जाओगे इसका। ठीक है, तो आप लॉजिक पहचानिए, अपनी समझ को डेवलप करिए। ठीक है, मैथ्स आपको क्या करता है,
आपकी जो समझ है, जो आपके सोचने का तरीका है, आईक्यू लेवल है, उसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए, 16a² - 12a व्यंजक में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि हमको ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब इस तरह के जो नंबर होते हैं वो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप। ये ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो आप एक फॉर्मूला जानते हो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। मतलब हमको इस जो टर्म लिखा हुआ है ये, इसको हमको इस फॉर्म में बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये जो लिखा हुआ है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें भी आधा है। ये कैसे आधा है, देखो ये 16a² को हमको क्या क्या लिख सकते हैं, 4a² लिख सकते हैं, 4a का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का b² तो यहाँ है ही नहीं कहीं, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम क्या लगा लेते हैं, प्लस लगा लेते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, -12a। तो देखो यहाँ पर अगर आप प्लस का फॉर्मूला लिए हो तो सेम ऐसे ही माइनस भी होता है, तो माइनस यहाँ आ जाता है। चाहे प्लस लो या माइनस, सिर्फ चेंज यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो हम माइनस वाला अगर ले लेते हैं तो माइनस का हमको क्या लिखना है, यहाँ क्या आता है 2, तो 2 की जगह तो खाली है, 2 तो है ही नहीं, है ना। यहाँ 12a है, 12a मतलब a की वैल्यू तो 4a है, तो देखिए 4a। अब ये 12 है, तो यहाँ पर 12 करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन रहा है, 2ab, तो a तो मिल गया, पूरा a है ये, लेकिन b भी नहीं मिल रहा और 2 भी नहीं मिल रहा। तो आप 2 बनाने के लिए इसमें क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाइड कर दो। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड भी तो देना पड़ेगा। अब बन गया फॉर्मूला, ये पूरा हो गया a², है ना, ये पूरा हो गया -2 इंटू a और इंटू b। मतलब आपको ये जो टर्म दिख रहा है b 3/2, ये b² के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया b²। मतलब हमको क्या ऐड करना पड़ा, 3/2 होल स्क्वायर ऐड करना पड़ा। लेकिन यहाँ 3/2 होल स्क्वायर नहीं लिखा है, तो आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो कितना आएगा, 9/4। जब आप इसमें 9/4 को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, ए वाला ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल सॉल्व करना है आपको। तो आप दो दो टर्म ले लो, पहले आप इनको सॉल्व कर लो, फिर आप इनको सॉल्व कर लो। इसको करोगे तो कितना जाएगा, 3√3 + 1 डिवाइडेड बाय √3, यही आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले देखिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए। कैसे लिखना है, यहाँ -3 है ना, तो हम इस 3 को इसकी जगह लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, देखो हम पहले √3 को लिख देते हैं, +3 को लिख देते हैं, फिर बीच में आ जाएगा प्लस अपॉन √3 - 3। ऐसा करने का क्या मतलब है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये हमको दिखने लगेगा फॉर्मूला कि ये a+b है और ये a-b है ना। ये क्या होता है, ये होता है a² - b², ये होता है। तो अब एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 3 1 में इंटू होगा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, √3 + 3, और नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, है ना। तो ये a+b है, ये -b है, तो क्या बनेगा, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर 3, है ना, बीच में आ गया माइनस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b² मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 से +3 कैंसिल, कितना हो जाएगा, इसको अपन लिख लेंगे अभी, ये हो जाएगा 2√3, है ना, और 3 में से 9 गया -6। ठीक है, ये यहाँ पर एज इट इज चल रहा है, ये अपॉन √3। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये 2 से काट दीजिए, 3 बार कट गया, तो ये आ जाएगा 3√3 + 1 अपॉन √3। यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो एक रूट से एक √3 कट जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन √3। देखो दोनों सेम है ना, तो आप ये 1 से 1 काट सकते हो। ठीक, तो कितना जाएगा, 3√3 अपॉन √3, 3√3 से √3 कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचा, 3। बी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा।
ये सवाल में हमको क्या ज्ञात करना है, एवरेज, माध्य निकालना है। वी नो दैट एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, योगफल, जो भी नंबर्स दिए उनका योगफल बटे उनकी संख्या, है ना। एवरेज निकालना है, योगफल मतलब जो भी नंबर है उनका क्या कर दो, योग कर दो। सिंपल है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका हमने क्या कर दिया, योगफल कर दिया। और बटे में कितने हैं, ये 3 है, तो 3 का भाग दे दो। ठीक है, आसान है। अब देखो, इसको हम तीनों के बटे में अलग अलग लिख देते हैं, इसके डिवाइड में अलग लिख देते हैं, प्लस 3 की पावर 60 के डिवाइड में अलग लिख देते हैं, प्लस 3 की पावर 90 के डिवाइड में अलग लिख देते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ एक 3 है, यहाँ कितने 3 है, 30, है ना। तो एक नीचे है, तो एक अगर आप कैंसिल कर दोगे तो कितने बचेंगे, 30 में से एक कम हो जाएगा, 3 की पावर 29, प्लस यहाँ पे करोगे, यहाँ भी एक कम हो जाएगा, 3 टू दी पावर 59, यहाँ पर 3 टू दी पावर 89। सो एवरेज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, इसमें क्या बताना है, 2x/3y, ये CGL टायर 2 में पूछा गया, मेंस का क्वेश्चन है ये। तो देखने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, बहुत अच्छे से बताता हूँ आपको, इजीली आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है x-y। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, x-y ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y², ये फॉर्मूला होता है। इसके डिवाइड में क्या दिया हुआ है हमको, x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, 5/1, ये कट गया, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है, 5 की रेशियो में। सेम इसको भी सॉल्व कर लो, x² माइनस y² अपॉन x माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, बचेगा कितना, x प्लस वाई बचेगा, और इज इक्वल टू बचेगा 7। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा, ये 12, x बराबर आ जाएगा 6, यहाँ रख देना 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1। दोनों की वैल्यू आपको मिल गई है, तो उठा के यहाँ रख दो। तो 2 × 6/3 × 1, 3 से कट गया 2 बार, तो आ गया 4/1, मतलब आंसर हो जाएगा ए, 4/1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ, यदि 30% अल्कोहल के घोल में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए तो घोल में जल का प्रतिशत होगा। ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, मिश्रण जो चैप्टर होता है उसका सवाल है ये। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, 6 लीटर दिया है, 6 लीटर दिया है मिश्रण, उसमें कितने परसेंट अल्कोहल है, 30%। तो 6 का 30% निकाल लो, कितना आता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1.8 लीटर। ये क्या है हमारा, ये है अल्कोहल। तो जब इसमें से आप 1.8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 4.2। ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर ये क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब क्या बोल रहा है वो, अगर इस मिश्रण में हम 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिला दें, मतलब ये जो कंटेंट है इसमें हम 1 लीटर प्लस 1 लीटर क्या करें, अल्कोहल डाल दिए, 1 लीटर अल्कोहल और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.8 क्या हो जाएगा, अल्कोहल, और 4.2 क्या हो जाएगा, वाटर। टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 7.0 टोटल हो गया ये, है ना। आपको क्या बोल रहा है, घोल में जल का परसेंट बताओ, तो जल कितना है, 4.2, टोटल कितना है 7.0, इंटू परसेंट निकाल रहे हैं तो 100, 7 से कट जाएगा 0.6, है ना। इसका मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 60%। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा, 60%। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे आपने यहाँ पर 6 लीटर मान के चला है, यहाँ दशमलव में आ रही वैल्यू, है ना, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब 6 के मल्टीपल में मान सकते हो। तो आप या तो इसको 60 मान लो, या कितना मान लो, 600 मान लो, या कितना मान लो, 6000 मान लो, ऐसे करके भी आप मान सकते हो, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है,
आप उसको ये एज्यूम करके देखिए आंसर सेम आता है कि नहीं, और कमेंट करके मुझको बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एसएससी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ए का एक्स परसेंट उतना ही है जितना बी का वाई परसेंट। तो हम क्या करते हैं, ए का मतलब क्या होता है, इनटू ए का एक्स परसेंट, एक्स मतलब बट परसेंट मतलब 100 है ना, डिवाइड में। तो ए का एक्स परसेंट मतलब ए इंटू एक्स अपॉन 100 उतना ही है, मतलब बराबर है किसके, बी का वाई परसेंट। तो बी का मतलब इंटू और वाई परसेंट का मतलब वाई अपॉन 100। सो 100 हो गया कैंसल। हम क्या कर लेते हैं, बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, बी की। कितनी आ जाएगी, ए एक्स अपॉन वाई। ये हमने बी की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई, ए एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है सवाल, बी का जेड परसेंट होगा। तो बी का जेड परसेंट का मतलब क्या हुआ बताइए, बी इंटू जेड अपॉन 100, यही मतलब होगा। बी का जेड परसेंट मतलब क्या होगा, बी इंटू जेड अपॉन 100। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, हम बी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो जब वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स अपॉन वाई इंटू जेड अपॉन 100 ये आएगा। तो हमको बताना है बी का जेड परसेंट कितना होगा। देखो ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन क्या है, ए का, सब में क्या लिखा हुआ, ए का। तो हमको क्या बनाना है, इसको ए के फॉर्म में बनाना है ना। तो ए अलग से लिख लो, और इनटू का मतलब हो गया का, तो इनटू लगा लिए। अब जो टर्म बचे उनको इकट्ठा लिख दो। क्या क्या बचा है, एक्स बचा, जेड बचा, अपॉन वाई ये बचा, और इनटू 1/100। तो ए का एक्स जेड अपॉन वाई और बटे में 100 का क्या मतलब होता है, परसेंट। तो ए का एक्स जेड अपॉन वाई परसेंट, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ए का जेड एक्स या एक्स जेड अपॉन वाई परसेंट, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी वेरिएबल आए तो आपको देख के घबराना नहीं है, सीधे जो लिखा हुआ है उसको आप मैथमेटिकली लिखते जाइए, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 875 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस तरह का सवाल पहले आप समझ लीजिए। देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो व्यापारी क्या कर रहा है, चाय तौल रहा है। ठीक है, आप मार्केट अगर जाओ और अगर आपने क्या ली है, चाय पत्ती ली है। ठीक है, अगर आप उससे दुकानदार से बोलो कि हमको 1 किलोग्राम चाय पत्ती दे दो, ठीक, लेकिन उसने क्या किया, उसने 875 ग्राम वाला एक गलत बांट ले लिया, और आपसे बोल रहा है कि ये 1000 किलोग्राम, ये 1000 ग्राम है, मतलब ये 875 ग्राम क्या है, 1 किलोग्राम है। हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा ठीक है तौल दो, है ना, मतलब मशीन में ऐसा कुछ सेट कर देते हैं वो लोग, ताकि 1 किलोग्राम किसके बराबर हो जाए, 875 ग्राम के बराबर। अब इसमें देखिए, आपको चाहिए कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन मिला कितना, 875 ग्राम मिला आपको। मतलब जो 125 ग्राम है, 125 ग्राम जो चाय पत्ती है, वो क्या हो गई, कम हो गई, है ना। 125 ग्राम दुकानदार ने क्या किया, बचा लिया। तो यही तो उसका प्रॉफिट हो गया। उसको देना था 1000 ग्राम, उसने दे दिया 875 ग्राम, बच गई कितनी, 125 ग्राम। मतलब पैसे 1000 ग्राम के ले लिया, मतलब 1 किलोग्राम के पैसे ले लिया, लेकिन दिया कितना, 875 ग्राम, है ना। मतलब उसको फायदा कितने का हो गया, 125 ग्राम चाय पत्ती उसके पास अभी भी बच गई। मतलब ये जो 125 ग्राम है, वो बोल रहा है इसी का आप परसेंटेज बताइए कि उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो अगर वैल्यू में पूछें तो 125 ग्राम का लाभ हुआ है ना, लेकिन हमको क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए 125 जो है, उसका बेस कितना है, 1000 नहीं है बेस, उसने कितने में से बचाया है, 875 में से, है ना। तो 875 का 125 ग्राम कितना हो जाएगा, 125 बटे 875 गुणित 100। इससे आप इसको काट दो, 25 से 5 बार कट गया, 25 से 35 टाइम्स कट गया, 5 से 7 बार कट गया, तो कितना आ गया, 100/7, विच इज इक्वल टू 14
बाय 14/2/7%, है ना। 14 सही 2/7% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है किसी वस्तु के लिए 25% की छूट पर 25% का लाभ है। ठीक, यदि छूट 10% हो तो लाभ बताइए। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी कोई भी वैल्यू परसेंटेज में पूछी जाए, सारी वैल्यूज देखिए परसेंटेज में है, सारी वैल्यूज परसेंटेज में है। जब भी आपको परसेंटेज में पूछा जाए, कुछ भी ना गिवन हो, तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू हमेशा 100 लेके चलना। ठीक है, तो आपका बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। हमेशा ऐसा कोशिश करना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु के लिए 25% की छूट दे रहा है, हम क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस मान लेते हैं, 100 रुपए है ना, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पे ही तो छूट देगा। हमने क्या किया, 100 मान लिया। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25%, मतलब 100 का 25% भी 25 ही होता है। यही फायदा है हमको कि जब भी 100 मानोगे तो डायरेक्ट वही वैल्यू आ जाएगी। तो मार्क्ड प्राइस हो गया 100 और डिस्काउंट हो गया 25। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आप खुद बता सकते हो, 100 की वस्तु थी, 25 का डिस्काउंट मिल गया तो कितने में बेच रहा है, 75 रुपए में। क्लियर। लेकिन क्या बोल रहा है कि जो छूट देने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, 25% लाभ है उसका। मतलब ये 75 में बेच रहा है तब भी उसको 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये जो 75 है ये कितने परसेंट है, ये 125% की वैल्यू है। ठीक है, ये जो लाभ हुआ है उसको 25% लाभ हुआ है, मतलब 125% की वैल्यू कितनी है, 75 रुपए। तो हम क्या करेंगे, 100% के लिए निकाल लेंगे, तो 75/125 और इंटू 100। 5 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, 5 से काट दो, 2 बार कट गया, मतलब कितना आ गया, 60। 100% की वैल्यू है, मतलब क्या हुआ, ये कॉस्ट प्राइस है हमारा, मतलब 60 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। तभी तो इसने 75 में बेचा तो 15 रुपए का लाभ हुआ, और 15 रुपए कितना परसेंट है, 25% है। ठीक है, तो 60 रुपए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 75 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं, यदि छूट 10% दे, मतलब 100 रुपए की चीज जो मार्क्ड प्राइस किया था उसने, 10% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, 90 रुपए में। ठीक है, खरीदा कितने में था, 60 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 90 रुपए में। तो अब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है, देखो 60 रुपए में खरीदा, 30 रुपए ज्यादा है ना, और खरीदा कितने में था, 60 रुपए में। तो परसेंट निकालने के लिए 100 कर इंटू कर दो, ये 2 बार कट गया और ये कट गया 50, मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है उसको, 50% का। तो आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में। ये सवाल देखिए, 8,000 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, पहले भाग पे 21% की दर से साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर, सॉरी यहाँ पर ये नंबर छूट गया है, ये आएगा 35%। पहले भाग पे 21% की दर से एसआई और दूसरे भाग पर 35% की दर से एसआई जो है वो बराबर है। तुमको बताना प्रत्येक भाग का ब्याज कितना है। ठीक है, अमाउंट नहीं बताना कि कितना डिवाइड हो रहा है, तो क्या बताना है, ब्याज बताना है। ऐसे सवाल में बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। ये 21% है, रेशियो 35%। ठीक, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है ना, दोनों का जो ब्याज है वो क्या है, बराबर है। तो हम जो ये जो रेशियो दिया है रेट का, इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 7 या 21 और 7 35। मतलब ये जो अमाउंट है, एक ही अमाउंट 2 भागों में बांटा गया है, 3:5। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे, 5×3 = 8, 1,000 बार, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3,000 वैल्यू, ये आ जाएगी कितनी, 5,000 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, एक वैल्यू आई कितनी, 3,000, और एक आई कितनी, 5,000। आपको ब्याज अगर चाहिए है तो आप क्या करो, 5,000 का ब्याज निकाल लो 21% पे, कितना आएगा, ये 100 होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ जाएगा, 5×5, 5×2 = 10, 10 50 रुपए। ये इसका ब्याज हो गया। आप 21 से भी, सॉरी 35 से भी निकाल सकते हो, तो 3,000 इंटू कितना आ जाएगा, 35 गुणित 1/100,
इससे भी निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, 0 10 50 रुपए। ठीक है, इस तरह से आप आंसर इजिली निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया 10 50 रुपए यहाँ से निकालो या 10 50 रुपए यहाँ से निकालो, दोनों से जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना था, प्रत्येक भाग का ब्याज कितना होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में के गुनी हो जाती है, तो 30 वर्षों में कितने गुनी होगी। अब यहाँ पर काय का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, सी आई का। ठीक है, तो सी आई का जब भी क्वेश्चन आए तो आप सी आई ना निकालें, हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगाएं। कौन सा, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो अमाउंट कितना हो रहा है, देखो 5 वर्षों में कितना हो रहा है, अमाउंट के गुना हो रहा है, मतलब जो आपका प्रिंसिपल था उसका कितने गुना, के गुना, प्रिंसिपल इंटू के, प्रिंसिपल का के गुना, और प्रिंसिपल है पी, 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर कितना आ जाएगा, 5 वर्षों में हो रहा है, पी से पी कट गया तो के बराबर कितना आ गया, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 5। अब वो क्या बोल रहा है, 30 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो अब टाइम है अभी 5 है, इसको 30 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 30 कैसे बनाते, जब आप क्या करो 6 का मल्टीप्लाइड कर दो, है ना। तो ये मल्टीप्लाइड तब होता है जब आप इसकी क्या ले लो, होल पावर ले लो, तो दोनों साइड पावर 6 ले लोगे, मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100, इसकी होल पावर 5 थी, उसकी और होल पावर कितनी ले ली आपने, 6 ले ली, तो यहाँ भी पावर 6, यहाँ भी पावर 6, यहाँ इंटू इसलिए हो रहा है क्यों, इसकी पावर में है ये फॉर्मूला होता है कि x की पावर m और उसकी होल पावर n क्या होता है, x टू दी पावर m इंटू n होता है। इस इंटू के चक्कर में लोग यहाँ पर 6 इंटू के कर देते हैं और ये b वाला आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, ये पावर में आता है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये पावर में आएगा, पावर में आने के कारण फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, k की पावर 6, तो आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा, k की पावर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया, 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को 32 दिन में करती हैं। ठीक है, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं इससे दुगने कार्य को कितने दिनों में करेंगी, ये बताना होगा। ठीक है, तो इन सवालों में खासियत ये होती है कि आप ये जो यूनिट है इसको आप या तो पुरुष में ही ले लो या महिलाओं में ले लो। सवाल में आपसे दोनों में पूछ रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो ये यूनिट है वो आप एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लो। 3 पुरुष या 7 महिलाओं का मतलब क्या होता है, या का मतलब क्या होता है, या का मतलब होता है इक्वल टू, क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर, और जब और आ जाए बीच में, और का मतलब या वा आ जाए, इसका मतलब होता है प्लस, मतलब जोड़ना। ये याद रखें, या का मतलब इक्वल और का मतलब प्लस। तो या का मतलब क्या हुआ, इक्वल, मतलब 3 मैन इज इक्वल टू 7 वुमेन। ठीक है, तो 1 मैन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/3 वुमेन। ठीक है, ये हमको मिल गया। अच्छा, इन सवालों में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है MDH, मतलब M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, और बटे जो एक्स्ट्रा वर्क होगा या वर्क का जो आपको टाइम दिया होगा, टाइम बोल रहा हूँ, जो वर्क होगा कोई भी उसका जो अमाउंट बोल सकते हैं एक प्रकार से, या उसका मल्टीप्लीकेशन वो होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, M1D1H1 ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इनकी यूनिट सेम होना चाहिए। तो देखो हमें 1 मैन बराबर 7/3 विमेन मिल गया, तो यहाँ पर हम विमेन के टर्म में ले लेते हैं 7 महिलाएं, कोई भी काम है उसको कितने दिन में कर रही हैं, 32 दिन में। आवर्स दिया नहीं तो आवर्स नहीं लिखेंगे, बटे इफिशियंसी जो हो गई वो क्या है, एक के बराबर हो गई, मतलब पूरा कार्य कर रही है। ठीक है, M2D2H2, अब मैन या वुमेन जो भी लेना आपको, तो आप क्या करोगे, देखो 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं, तो 7 पुरुष मतलब 7 पुरुष हो गए, एक पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 7/3 महिलाओं के बराबर। तो ये क्या हो गया, महिलाओं के टर्म में बदल गया, यहाँ बीच में आ जाएगा प्लस, 7 में कितनी महिलाएं, 5 महिलाएं और हैं, डिवाइड इनटू क्या हो जाएगा, कितने
दिनों में, यही हमको निकालना है। लेकिन इफिशियंसी दुगने कार्य को, मतलब अभी काम था 1 यूनिट, अब काम हो गया 2 यूनिट। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू हो जाएगी, उसको करोगे कितना हो जाएगा 49 और यहाँ 15, तो ये जाएगा 64/3 गुणित x/2। ये क्या हो जाएगा 7 × 32, 32 से कट गया ये 2 बार, 2 से ये कट गया, 3 यहाँ मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो कितने दिन लगेंगे 21 दिन लगेंगे कार्य करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए अलजेब्रा का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और एसएससी में कई बार रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन। ये हमको गिवन है, तो हमको इसकी वैल्यू बताना है। कभी भी इस तरह के आप सवाल देखो तो आप क्या करो, इसमें नंबर रख के देखो, नंबर कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर नंबर से नहीं हो रहा तो फिर आप क्वेश्चन को देखो जो आपसे पूछ रहा है, और इसी टर्म में इन सारे फॉर्म, ये जो आपको गिवन होता है उसको इसी फॉर्म में बनाओ। कोशिश करो कि ये ऐसा दिखने लगे। ऐसा कैसे दिखेगा, अभी नंबर रख के देखोगे तो आंसर हो सकता है आपका थोड़ा सा गलत भी हो सकता है। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको नंबर से भी बता दूंगा। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर से रख के देख लेते हैं। देखो नंबर से सेटिस्फाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 रख लो। क्यों, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे, देखो 2 का वर्ग 4 और यहाँ 2 + 2 4 = 4, सभी में अप्लाई हो जाएगा, सारे में लग जाएगा, है ना। यहाँ रख दीजिए 1/2 + 1, फिर से 1/2 + 1, फिर से 1/2 + 1, कितना हो गया 1/3 + 1/3 + 1/3, मतलब 3/3 कितना हो गया 1 हो गया। ये आ गया आंसर। चलिए अभी नंबर मान लो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तब कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पर दिया है a²। ठीक है, हमको तो a की वैल्यू चाहिए, तो हम a² से a कैसे निकालेंगे, देखो इसमें क्या करो a जोड़ दो दोनों साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा a + b + c, ये हो गया। यहाँ से a कॉमन ले लो तो a + 1, a + b + c, ये हमारी आ गई a + 1 की वैल्यू आ गई डायरेक्ट। तो a + 1 की डायरेक्ट वैल्यू क्या हो गई a + b + c/a। सेम ऐसे यहाँ रखना, b जोड़ देना, तो b + 1 की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ आया a + b + c, तो यहाँ अपॉन में b आ जाएगा। वैसे c + 1 की भी आपको मिल जाएगी वैल्यू कितनी, a + b + c/c आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज को यहाँ उठा के रख दो, हमको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ कर देता हूँ सॉल्व। ठीक है, यहाँ यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/, क्या होगा a + b + c, और बटे में आएगा a, तो वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, है ना। सेम यहाँ करोगे तो b/a + b + c, प्लस इसको करोगे तो c/a + b + c। देखो नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा a + b + c, क्योंकि सेम है, और ऊपर क्या जाएगा a + b + c, दोनों अमाउंट एक से हैं, तो ये आ गया बन। तो चाहे आप ऐसे नंबर रख के कर लो या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू, आप ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin θ/cos θ होता है। अब हमको tan थीटा पता है a/b है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, साइन के कॉस के टर्म में क्या करना पड़ेगा, tan बना लेते हैं इसको, है ना। हम क्या करते हैं, इस सब में कॉस का भाग दे देते हैं। कैसे, कॉस का भाग दोगे तो a sin θ b cos θ, यहाँ पर आप क्या करो cos θ का भाग दे दो, ऊपर जैसे की हो वैसे ही आप नीचे भी कर दो, a sin θ माइनस b cos θ बटे cos θ। ठीक है, ये क्या होगा, देखो इस cos θ को इसके भी बटे में लिखना, इसके भी बटे में लिखना, तो a sin θ बटे cos θ क्या जाएगा a tan θ आ जाएगा, प्लस cos θ से cos θ कट जाएगा तो बचेगा b। सेम ऐसा यहाँ भी होगा, तो a tan θ माइनस क्या हो जाएगा b। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू आपको मालूम है कितनी हो जाएगी a इंटू a/b प्लस b अपॉन a इंटू a/b
और ये -b। इसको सॉल्व कर लो, a से a मल्टीप्लाइड हुआ a स्क्वायर, है ना। b का यहाँ एलसीएम लिए तो ये हो गया b स्क्वायर बटे b। यहाँ भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा b। ये b से भी कट गया, कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एसएससी मेंस में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, मतलब क्यू जो है राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो क्यू है ये राइट एंगल, ठीक। यदि पी क्यू बराबर 35, मतलब पी क्यू की जो वैल्यू दी है 35 दी है, ठीक है। क्यू एस की वैल्यू कितनी दी है, 28 दी है, ये भी सही है। तो एस आर का मान बताना है, किसकी वैल्यू बताना है हमको, ये एस आर। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, अर्धवृत्त बना हुआ है ना, सेमी सर्किल बना हुआ है। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। देखिए, ज्योमेट्री सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता देता हूँ। कभी भी ज्योमेट्री आपसे तभी बन सकती है जब आपको बेसिक रूल्स पता हो ज्योमेट्री के, ठीक है, क्योंकि वो ही अप्लाई कर किए जाते हैं तभी आंसर आते हैं इसके। ठीक, बेसिक रूल अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते यहाँ। तो आपको बेसिक रूल्स जो होते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल्स होते हैं, ज्योमेट्री के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कि अर्धवृत्त में समकोण बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 होता है ना, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग आधार के वर्ग के बराबर होता है, ये बेसिक चीजें आपसे आनी चाहिए तभी आप इनके आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, उस बेसिक के लिए भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा और आपको हर तरह का बेसिक सिखाऊंगा उसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए, ये अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो अगर ये यहाँ पे समकोण है तो यहाँ भी समकोण ही होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, है ना। पूरी कितनी होती है 180, तो इस तरफ 90 हो गया तो यहाँ का भी 90 ही बचेगा। ठीक है, अब ये जो है कोण हो गया, देखो इसको मैं अलग से बना देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये ऐसा बनेगा इस टाइप से। ये क्या हो गया, ये हो गया क्यू, और एस पे बन रहा समकोण, ये हो गया पी। एस पे क्या बन रहा है 90। अब देखिए हमको क्या दिया है, पी क्यू दिया है 35, है ना, क्यू एस कितना दिया है 28। अब आप ट्रिपलेट याद रखो, समकोण त्रिभुज के जो ट्रिपलेट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 3 4 5, ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो इसी में सब में 7 का मल्टीप्लाइड कर दिया है इसने, सब में क्या कर दिया 7 का मल्टीप्लाइड। तो देखो 7 पन्ना 35, 7 चौके 28 और 7 दिया, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। मतलब हमको किसकी वैल्यू मिल गई, पी एस की वैल्यू मिल गई 21। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी एस इंटू एस आर। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये लगता है राइट एंगल ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में ये एक फॉर्मूला निकल के आता है। इसको भी मैं आपको बेसिक जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में ये चीज कहाँ से आती है। अभी फिलहाल के लिए आप इसको कंसेप्ट को याद रखिए कि क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर होता है। क्यू एस की वैल्यू हमको मिल गई है 28 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस मिल गया 21 इंटू एस आर। हमको एस आर की ही वैल्यू चाहिए, तो 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू एस आर। 7 से काट दीजिए 3 बार, ये 4 बार कट गया, 4 अट्ठे 32, 2 4 दूनी 8 3 11, मतलब 112/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे 112/3 को तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, है ना, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, और ये 3 आता जाएगा। तो एस आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 37.33। ये एसएससी में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, मतलब बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा 37.3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसमें मैंने आपको एसएससी में जो क्वेश्चन आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप के सवाल हैं, कई बार यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं या फिर इससे मिलते जुलते जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसी से सवाल बनाए जाते हैं। आप इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको एग्जाम में मतलब फायदा होगा, और आपको वहाँ पे ज़्यादा
डर भी नहीं लगेगा सवाल सॉल्व करने में। आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही हमको एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो माहौल होता है, वो समझ में आता है और हम एग्जाम क्रैक करने के लिए और नज़दीक पहुंच जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।